बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं और समझने हैं, आइए इनको डिस्कस करने और समझने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में एंटीबायोटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। रिकॉल योर मेमोरी। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी अदवायात होती हैं जो कि आपके जिस्म में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करती हैं। ये या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उसकी नशोनुमा को रोक देती हैं। एंटीबायोटिक्स की बात की जाए, इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ बैक्टीरिया को मार देती हैं, उन्हें बैक्टीरिसाइडल कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोक देती हैं, उन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। कुछ बड़े पैमाने पे बहुत से इन्फेक्शंस के अगेंस्ट मौसर हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कुछ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस के लिए मौसर हैं जो कि तादाद में कम हैं, उन्हें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिन्हें सेफेलोस्पोरिन कहा जाता है, टेट्रासाइक्लिन कहा जाता है, सल्फा ड्रग्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उस एंटीबायोटिक का असर अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिला वजह किया जाना उसकी अफादियत को कम कर देता है। बाज़ लोग एंटीबायोटिक को बिला वजह इस्तेमाल करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर वायरल डिजीज की वजह से अगर वो इन्फेक्टेड हैं, अगर वो अफेक्टेड हैं, मुतासिर हैं, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इस सूरत में कोई मुफीद नतीजा नहीं दे सकता है। और इस सूरत में जबकि एंटीबायोटिक की कोई एफिकेसी नहीं है, कोई एफिशिएंसी नहीं है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप करने का सबब बनता है। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया इतने चालाक हैं, इतने अक्लमंद हैं कि एंटीबायोटिक अगर मुसलसल इस्तेमाल की जाए, वो उसके खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं। ना सिर्फ वो कुव्वत मुदाफ़ियत उन बैक्टीरिया के अंदर रहती है, बल्कि वो इसे जीन्स के जरिए से दूसरे बैक्टीरिया तक भी ट्रांसफर कर देते हैं। इस सूरत में ये एक खतरनाक सिचुएशन है और बीमारी का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अगरचे यहाँ पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स काम कर जाती हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को नींद ना आने पर नींद की दवाई इस्तेमाल करते हैं और एक वक्त आता है वो बेअसर हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा दर्द की दवा इस्तेमाल करते हैं, जरा से सर दर्द पे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, उनके लिए भी एंटीबायोटिक आहिस्ता आहिस्ता बेअसर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन को डिस्कस करने के लिए जरूरी है आपके इल्म में होना चाहिए वैक्सीन किसे कहते हैं। समझ लीजिए, वैक्सीन क्या है? इट इज अ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसको वैक्सीन कहा जाता है और इस अमल को वैक्सीनेशन का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन से क्या मुराद है? यहाँ डिफाइन वैक्सीनेशन, इसके जवाब में आप ये लाइन ऐड करके कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए लेक्चर की फर्दर डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीन की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं: मटेरियल कंटेनिंग dead or weakened pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies। ऐसा मादा जिसमें मुर्दा या कमजोर जरासीम मौजूद हैं और ये इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट जिस्म में मुदाफियत पैदा की जा सके। यानी आप यूं कह सकते हैं इंटेंशनली इंसान अपनी मर्जी से
मुर्दा या कमजोर जरासीम लेता है, इंजेक्शन की सूरत में, स्प्रे की सूरत में या ड्रॉप्स की सूरत में जिस्म में दाखिल करता है, जिस्म उनको मजबूत दुश्मन के तौर पे तस्वुर करता है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और इन फ्यूचर अगर ये मजबूत जरासीम, ये ताकतवर जरासीम जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिस्म पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस्म में पहले से इम्यूनिटी मौजूद होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद होती है, इसको वैक्सीन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल क्या है आइए देख लेते हैं। नंबर 1, फुट एंड माउथ डिजीज मवेशियों के अंदर पाई जाती हैं और इनके अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद हैं। नंबर 2, हेपेटाइटिस। डियर स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट बी वैक्सीन मौजूद है। नंबर 3, पोलियो। डियर स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट बी वैक्सीन मौजूद है। इसी तरह से वुपिंग कफ की डिजीज हो, इसी तरह से स्मॉल पॉक्स एंड काउ पॉक्स की डिजीज हो, इनके अगेंस्ट बी वैक्सीन मौजूद है। बच्चों को छोटी उम्र में वैक्सीन लगाई जाती हैं, ड्रॉप्स की सूरत में, इंजेक्शन की सूरत में या नेजल स्प्रे के जरिए से, और ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी में मदद देती हैं, बच्चों को बीमारियों से महफूज बनाती हैं। हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। 1796 में इंग्लैंड का रहने वाला एक मुआलिज था, फिजिशियन था, जिसका नाम एडवर्ड जेनर था। अब इस मुआलिज ने एक काम किया, एक गवालन जो कि गाय का दूध धोती थी, उसके अंदर एक बीमारी थी जिसे काउपॉक्स कहा जाता है। इस बीमारी में जिस्म पर दाने निकल आते हैं, उन दानों में पस होती है यानी पीप होती है, और हमें मालूम होना चाहिए पीप के अंदर डेड व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं और वीक या डेड पैथोजेंस भी होते हैं। यहाँ पर इस मटेरियल को लिया गया और एक सेहतमंद बच्चे में इंजेक्ट कर दिया गया, इंजेक्शन के जरिए एडमिनिस्टर कर दिया गया। उस बच्चे में काउपॉक्स की बीमारी हो गई और उसके जिस्म पर दाने निकल आए जिनमें पस मौजूद थी, पीप मौजूद थी। अब इस एडवर्ड जेनर ने, इस तबीब ने, इस मुआलिज ने एक काम किया कि स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से उसके दानों से पस ली, पीप ली और उसी बच्चे को इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर दी, लेकिन हैरानकुन तौर पे उस बच्चे को इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। समझ ये आया कि अगर इंटेंशनली एक वायरल डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीन कर लेते हैं, मुर्दा या कमजोर जरासीमों को इंजेक्शन के जरिए जिस्म में दाखिल कर देते हैं, तो नतीजे के तौर पर इन फ्यूचर उस बीमारी के खिलाफ मुदाफियत पैदा हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से वैक्सीन का तरीका शुरू हुआ, इसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। इस वर्ड की बात की जाए जिसे वैक्सीन कहा जाता है, दरअसल लातीनी जुबान में वैका का लफ्ज काउ के लिए इस्तेमाल होता है और वैका से वैक्सीन का लफ्ज लिया गया और वैक्सीन इस्तेमाल करने को वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं फर्दर डिटेल्स को। डियर स्टूडेंट्स, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म की बात की जाए तो दरअसल इसका मैकेनिज्म ये है, जब हम मुर्दा या कमजोर जरासीम को वैक्सीन की सूरत में जिस्म में दाखिल करते हैं तो उस जरासीम में, जिसे पैथोजन कहा जाता है, खास प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इन प्रोटीन्स को एंटीजेंस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो ही ये एंटीजन जिस्म में दाखिल होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। हमारे जिस्म में अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो जाती है, खतरे की घंटी बज जाती है और व्हाइट ब्लड सेल अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर उन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का अमल होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ही ये अमल रुक नहीं जाता, बल्कि खास किस्म के मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं और वो इस चीज को याद रखते हैं कौन सा जरासीम है जो जिस्म में दाखिल हुआ था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं। इन फ्यूचर अगर कभी दोबारा वो जरासीम अटैक करने की कोशिश करता है, हमला आवर होने की कोशिश करता है, तो उसके मुकाबले में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं और उसकी एक नहीं चलने दी जाती। हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से फ्यूचर प्रोटेक्शन हो जाती है अगेंस्ट डेट वायरस। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल की एक खास टाइप है जिसको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है।
रिकॉल योर मेमोरी हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में कि ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल की बात की जाए, इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है और एक ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। इनकी फर्दर टाइप्स को भी हम डिस्कस कर चुके, जिसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट्स भी हैं और बी एंड टी लिम्फोसाइट का काम ये है कि ये दरअसल उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करती हैं, उसके साथ बाइंड हो जाती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, उनका मुकाबला करती हैं और जिस्म को उनके अटैक से बचाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम इस वैक्सीन के तरीके की कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाल के तौर पर इंजेक्शन की सूरत में, नेजल स्प्रे के जरिए से या ड्रॉप्स के जरिए से। हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे घरों में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनके पास दरअसल वैक्सीन होती है, वो ड्रॉप्स की सूरत में होती है और वो बच्चे को ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। बाज़ औक़ात जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के बाद उसको कुछ पैदाइशी टीके लगाए जाते हैं, वो भी वैक्सीन होती है। तो हम ये कह सकते हैं वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से जिस्म में दाखिल करने का अमल इंजेक्शन की सूरत में भी हो सकता है, ड्रॉप्स की सूरत में भी हो सकता है, नाक के रास्ते नेजल स्प्रे के जरिए से भी हो सकता है। टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की 2 इकसाम हैं। किस बुनियाद पर 2 इकसाम हैं? कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप करती हैं, कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं कि जो कुछ अरसे तक के लिए कुव्वत मुदाफियत पैदा करती हैं। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी वैक्सीन्स की बात की जाए, इसकी सादा सी मिसाल टेटनस का इंजेक्शन है। खुदा न खास्ता आपको कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाया जाए। दरअसल वो वैक्सीन होती है, टेटनस बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है और इसकी वजह से उसके इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। इसका असर थोड़ी देर तक बाकी रहता है। अगर दोबारा कभी जिंदगी में कोई हादसा पेश आ जाए, कोई चोट लग जाए, कोई जख्म लग जाए, तो दोबारा से एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर हम बात करें परमानेंट इम्यूनिटी की, परमानेंट वैक्सीन की, लाइफ टाइम वैक्सीन की, तो बच्चों को छोटी उम्र में कुछ हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं, उनका कोर्स करवाया जाता है, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। ये ऐसी वैक्सीन्स की मिसालें हैं जो कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप करती हैं, जिंदगी भर के लिए इंसान के जिस्म में कुव्वत मुदाफियत पैदा करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने वैक्सीनेशन को डिस्कस करने की कोशिश की। आज हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड किया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। वैक्सीनेशन की बात की जाए, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में सवाल पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वैक्सीन की डेफिनेशन बताइए, वैक्सीनेशन की डेफिनेशन बताइए, वैक्सीन की एग्जांपल्स बताइए, वैक्सीन की हिस्ट्री बताइए। एमसीक्यू पूछा जा सकता है, किस साइंटिस्ट ने किस वक्त में वैक्सीन के तरीके को मुतारिफ करवाया। इसी तरह से वैक्सीन के मैकेनिज्म को पूछा जा सकता है, वैक्सीन की टाइप्स को पूछा जा सकता है, वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आ सकता है और एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी वैक्सीन पे बन सकता है। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है और आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और आपके लिए ये लेक्चर नई मालूमात में इजाफे का बायस बना होगा। आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लाजमी नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।